हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हिस्टोरिकल टॉक पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति है ये एक तरीके से यहाँ को इस क्रांति को जो बोला जाता है एक भारत की जो स्वतंत्रता की शुरुआत है यहाँ से मानी जाती है। ठीक है। तो स्वतंत्रता की जो एक पहली क्रांति भी ये कही जाती है। आज हमारा यही मेन टॉपिक है और गुरुजी जो कपिल मास्टर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे से जो है इस टॉपिक के बारे में एक डिटेल में जानकारी हमारे सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। तो गुरुजी 1857 क्रांति की जो है शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हमारे थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान हिस्टोरिकल टॉक चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 1857 का जिक्र आ तो 1857 एक वर्ष ही नहीं, उस तूफान का नाम है जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। और अगर बात करें 1857 क्रांति तो ये एक सैनिक विद्रोह ही नहीं दोस्तों, वर्षों से दबी भारतीयों की दर्द की कहानी है। तो बात की जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई या भारतीय दर्द से हुई, भारतीयों के दर्द से हुई। तो दोस्तों इसी को जानने के लिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय भी है। 1857 की क्रांति की शुरुआत अगर बात करें तो शुरुआत आपकी वर्षों पहले हो चुकी थी, बस इसका आगाज होना बाकी था। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत आप लोगों से बताई दी। ये एक सैनिक विद्रोह के साथ साथ वर्षों से दबी भारतीयों के दर्द की कहानी है। भारतीयों के दर्द की कहानी है जिसे एक चिंगारी की जरूरत थी और वह चिंगारी कब फूटी, ये विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे आज। तो चलिए जानते हैं 1857 की क्रांति का इतिहास। दोस्तों बात उस समय की है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजाओं के राज्यों को छीन रही थी। किसानों से कर वसूली इतनी हाई लेवल पे थी कि उनकी मतलब फसल इतनी नहीं होती जितनी उन्हें कर देना पड़े था। यानी किसानों के साथ दुर्व्यवहार और उनसे ज्यादा कर वसूली का काम चल रहा था। और साथ साथ भारतीय सिपाहियों की भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी। तो बात करें अगर यह क्रांति क्या असंतोष था भारतीय सैनिकों का या किसानों का असंतोष था, तो दोस्तों भारतीय किसानों के असंतोष के साथ साथ ये वर्षों से दबी भारतीयों के दर्द की कहानी और टूटते विश्वास और सामाजिक बर्ताव को तोड़ते हुए अंग्रेजों की एक दर्द कहानी को बयां करता है। तो शुरुआत करेंगे आज की टॉपिक की 1857 की क्रांति और एक रोचक तथ्यों के साथ आपको समक्ष रखेंगे आपके इतिहास की जानकारी। आप भले ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हो तब भी और नहीं भी जुड़े हो तब भी आप लोगों को जरूरी है भारतीय इतिहास की जानकारी होना। जैसे गुरुजी ने बताया कि 1857 की जो क्रांति है ये एक तरीके से हमारा जो अंग्रेजों ने जो उस टाइम जो शोषण बहुत ज़्यादा स्तर पर किया था, बड़े स्तर पे किसान भी परेशान थे और जो आम जनता थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। लूटपाट उनका एक मेन उद्देश्य उस टाइम बन चुका था और इसी से प्रताड़ित होकर जो है जनता अपने को एक स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। और जैसे कि बताया गया है कि एक सब आम जनता जो है इसके प्रति थी ही, लेकिन उसका तात्कालिक कारण क्या था ये गुरुजी हमारे से बताएंगे कि भाई एक तरीके से जनता तो इस चीज़ की मांग कर ही रही थी, लेकिन 1857 की जो क्रांति है ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उस टाइम जो है उसका मेन कारण क्या था। 1857 की क्रांति क्या अचानक पैदा हुई? नहीं दोस्तों, तो इसका जवाब है नहीं। 1857 की क्रांति वर्षों पुराने भारतीय दर्द की कहानी है जो भारतीयों के बलिदान, बगावत और उनकी शहादत की एक प्रेरणा कथा कह सकते हो आप। तो भारतीयों की जुड़ी हुई एक बलिदान और बगावत की कहानी है दोस्तों, जिसकी शुरुआत वर्षों पहले हो चुकी थी। जिसकी शुरुआत वर्षों पहले हो चुकी थी और इसे आप लोग तीन तरीके से या फिर तीन भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहले भाग की बात करें तो एक अंग्रेजों की साम्राज्य साम्राज्य विस्तार नीति। दूसरा भाग अगर बात करें या दूसरे टाइप की बात करें तो उनकी प्रशासनिक नीति और तीसरा इसका तात्कालिक कारण भी रहा था दोस्तों। तो अगर बात करें साम्राज्य विस्तार की नीति दोस्तों, तो पहला पॉइंट आपका साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें दोस्तों तो साम्राज्य विस्तार की उनकी मानसिकता उनकी साम्राज्यवादी नीतियों में बिल्कुल साफ झलक रही थी। जिसका पहला उदाहरण वेलेजेले द्वारा शुरू की गई सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने शुरुआत की सहायक संधि की। और दोस्तों यहीं से भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता का अपहरण किया गया और उनकी कह सकते हो आप स्वतंत्रता छीनने का प्रयास शुरू किया गया।
बात करें सहायक संधि दोस्तों, तो सहायक संधि क्या थी? उस समय लॉर्ड वेलेस्ली नामक गवर्नर जनरल ने सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा कि जो राजा बिल्कुल कमजोर है, या सैनिक सहायता या सैनिक उनके पास कमजोर है और दूसरे राज्यों से लड़ने के लिए वह सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए हम अंग्रेजों की सेना सेना भेजेंगे, अर्थात अंग्रेजों की सेना सैनिक सहायता उनको प्रदान की जाएगी। सहायक संधि के दौरान जब जिस राजाओं को लगा कि मैं दूसरे राज्यों से लड़ने के लिए समर्थ नहीं हूं, तो उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। लेकिन सहायक संधि क्या थी दोस्तों, उसने डिटेल में समझेंगे। सहायक संधि थी दोस्तों कि अंग्रेज उसके बदले सैनिक सहायता देंगे राजा को, लेकिन सैनिक सहायता के साथ साथ उस राज्य को उनके भरण पोषण और खर्च का वहन भी करना पड़ेगा, अर्थात राज्य ही उन सैनिकों का खर्च उठाएगा। लेकिन उसकी तीसरी शर्त यह भी थी, अगर राज्य सैनिकों का खर्च वहन करने में समर्थ नहीं है तो कल वो राज्य कंपनी के अधीन कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी नीति का इतना प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे भारत के राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते चले गए। और यहीं से भारतीय भारतीय राजाओं में भी और जनता में भी असंतोष पैदा होने लगा और धीरे धीरे यह असंतोष बढ़ता गया। लेकिन इसमें यहां से भी महान क्रांति की शुरुआत थी, लेकिन इस क्रांति की ज्वाला में घी डालने का काम किया आगे चल के लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के साथ साथ एक राज्य हड़पन नीति लागू की, और जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या कह लो राज्य हड़पन नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई, वो इस सोने पे सुहागा बोल सकते हो, यानी जैसे पहले आपने सहायक संधि वेलेस्ली ने शुरुआत की थी, उस पर भी सोने के सुहागे का काम किया उसने। कैसे काम किया? हड़पन नीति क्या थी दोस्तों, उसको भी समझेंगे पहले, क्योंकि ये भी 1857 की क्रांति का ही एक मूल कारण रहा। राज्य हड़पन नीति क्या थी दोस्तों? डलहौजी ने चलाया कि जिस भी राजा जो भी राजा निसंतान होगा, उसे अपना उत्तराधिकारी चुनने का कोई अधिकार नहीं है। अर्थात जैसे ही राजा की मृत्यु होगी या वह स्वेच्छा से सत्ता त्याग करेगा, तो उसकी गद्दी अंग्रेजों को मिलेगी, या कह लो उसका राज्य कंपनी के अधीन होगा। और इसी नीति के तहत उन्होंने पहले 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर और संभलपुर को भी इसी संधि के तहत अपने राज्य में मिला लिया और धीरे धीरे बढ़ते गए। और दोस्तों 1852 ईस्वी में उदयपुर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। ऐसे ही 1853 ईस्वी में झांसी और 1854 ईस्वी में नागपुर को भी साम्राज्य में मिला लिया। और धीरे धीरे अपने साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाते हुए दोस्तों अपने कुप प्रशासन के दम पर उन्होंने 1856 ईस्वी में अवध को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। और जो अवध के उस समय बोल सकते हो आप नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको कलकत्ता निर्वासित किया कि आप राजा हो, यहां भी राजा हो और वहां भी राजा रहोगे, और आपको जितनी सुख सुविधाएं यहां मिली वहां भी मिलेगी, बस आपका राज्य हमारे अधीन होगा। और उन्हें कलकत्ता भेज दिया कि आप भोगविलास की जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के अंतिम क्षण कलकत्ता में बिताएंगे, और अवध पर पूर्णतः अपना अधिकार कर लिया दोस्तों। और धीरे धीरे इस तरीके से जैसे जैसे राजाओं के राज्य हड़पे गए, जनता आक्रोशित होती चली गई, किसान वर्ग को भी परेशानी हुई क्योंकि किसान वर्ग से भी वे कर वसूलते चले गए, और सैनिकों को भी असंतोष पैदा हो गया दोस्तों। और धीरे धीरे क्रांति का एक बिगुल बच गया। लेकिन इस क्रांति का नेतृत्व की जरूरत थी और एक चिंगारी की जरूरत थी दोस्तों। इसलिए बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति का जन्म एकदम या अचानक से नहीं, इसका पूर्व या कह लो कई वर्षों पूर्व भारतीयों के दबे दर्द से हुई है दोस्तों। तो भारतीय इतिहास की 1800 क्रांति जो आपके स्वतंत्र संग्राम की पहली सीढ़ी का जान सकते हो आप, इसकी शुरुआत कहां से हुई आप लोगों को बताया दोस्तों। चलिए, तो जैसे गुरुजी ने बताया कि एक तरीके से जो इसकी शुरुआत है बहुत पहले हो चुकी थी 1857 की क्रांति की। सबसे पहले जो शुरुआत हुई एक तरीके से वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसके द्वारा जो है राज्य हड़पे गए और ये धीरे धीरे जो है एक चिंगारी के रूप में बढ़ती चली गई। लेकिन इसको जो है एक नेतृत्व की, जैसे बोल रहे हैं कि नेतृत्व की जरूरत थी, और वो नेतृत्व जो है आने के बाद जो है एक तरीके से जो बैरकपुर है ना सेना विद्रोह वहाँ से, और वहाँ पे जो है रॉयल इनफील्ड जो राइफल थी उसके द्वारा जो है उसकी शुरुआत हुई। तो गुरुजी जो हमें इस बारे में जो एक तरीके से डिटेल में जानकारी बताऊंगे, 1857 की जो क्रांति है ये शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन जो मैन नेतृत्व है यानी जहाँ से बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्रांति की शुरुआत जो हुई, यानी तात्कालिक जो कारण था वो क्या था, और उसके बारे में विस्तृत बताएंगे। तो
दोस्तों तात्कालिक कारण से पहले आप लोगों को बता कि साम्राज्यवादी नीति भी अंग्रेजों का इसमें कह सकते हो क्रांति का एक हिस्सा ही रही। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों सामाजिक नीति अंग्रेजों की, तात्कालिक कारण से पहले थोड़ा सा हम सामाजिक नीतियों पर भी बात कर लें। अंग्रेजों ने जो उनकी जो प्रशासनिक और सामाजिक नीतियां थी दोस्तों, वे भी भारतीयों के खिलाफ ही थी। अगर बात करें रोष कहां से उत्पन्न हुआ दोस्तों, किसान वर्ग पहले तो राजाओं के राज्य हड़पे गए साम्राज्यवादी नीति के तहत, और फिर प्रशासनिक नीति के तहत दोस्तों किसानों के साथ भी दुर्व्यवहार और उनसे कर वसूली की गई। और कर वसूली ही नहीं दोस्तों, समय समय पर कर वसूल करने की नीतियां भी बदली गई। और अगर बात करें पहले कर वसूली की व्यवस्था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों स्थायी बंदोबस्त के रूप में भू राजस्व की व्यवस्था की गई। भू राजस्व बोले तो आप जो किसान थे उस समय के, उन किसानों से किस खेती करने या भूमि के बदले जो कर लिया जाता था उसका नाम दिया गया स्थायी बंदोबस्त, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू की गई। और उसी में ही सुधार करते हुए 1820 ईस्वी में दोस्तों 1820 ईस्वी में रेतीवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई, अर्थात भू राजस्व की व्यवस्था का ही नाम कर चेंज करके रेतीवाड़ी व्यवस्था कर दी गई। और उसे ही संशोधित रूप प्रदान किया 1822 ईस्वी में, जिसे महलवाड़ी व्यवस्था का भी नाम दिया गया। अर्थात भू राजस्व या किसान से उसकी खेती के बदले या जमीन के बदले जो राजस्व वसूला जाता था, समय समय पर उसे संशोधित करके किसान को और दबाया गया। भले ही उसकी फसल जितने की नहीं पैदा हुई, तब उससे ज्यादा कहीं ज्यादा उससे कर वसूला जाने लगा। इसलिए समाज वर्ग या किसान वर्ग बोले तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, उनमें असंतोष पैदा हो गया। दूसरे तरीके पर बात करें छात्र वर्ग की दोस्तों, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने स्कूल खोले मिशनरी स्कूल के नाम से। जो मिशनरी स्कूल थे उसमें पढ़ने वाले सारे भारतीय ही थे, कोई हिंदू तो कुछ कोई मुसलमान था दोस्तों। लेकिन मिशनरी स्कूल के जो संचालक थे वे ईसाई थे, और उन्हें कंपलसरी कर दिया कि स्कूल में बाइबिल जरूर पढ़ाई जाएगी। और बाइबिल पढ़ाते समय जो अध्यापक थे वे हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाते थे और मजाक भी लेते थे, जिससे उसका छात्र वर्ग भी विरोध करने लगा और उनमें भी असंतोष पैदा हो गया दोस्तों। यानी अगर बात करें 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह ही नहीं दोस्तों, इसमें किसान मजदूर और छात्र सब शामिल थे। बात करें अगर सैनिकों की तो पहले किसान और फिर छात्र, और बात करें अब सैनिकों की दोस्तों, सैनिकों की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने एक व्यवस्था तैयार की कि जो भारतीय सैनिक हैं, क्योंकि अंग्रेजों की अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार जब अंग्रेजों के अधीन था भारत, तब भी उसकी रीढ़ की हड्डी भारतीय सैनिक ही थी दोस्तों। यानी अधिकतर जो सेना में सैनिक थे वे भारतीय ही थे, अर्थात उसकी रीढ़ की हड्डी भी भारतीय थे। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रस्ताव पारित किया। लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके तहत बोला गया कि भारतीय सैनिकों को भी समुद्र पार भेजा जाएगा लड़ने के लिए, या कहीं भी बोल सकते हो कि ब्रिटेन को जहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी उनका प्रयोग करने के लिए। लेकिन सैनिकों में इससे विरोध पैदा हुआ, क्योंकि उस समय एक भारतीय कुरीति बोल सकते हो, भारतीय समाज में कुरीति थी कि जो भी समुद्र पार जाएगा वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात उसकी धर्म में वापसी नहीं की जाएगी, जिसके कारण सैनिकों में भी असंतोष पैदा हो गया दोस्तों। सैनिकों में भी असंतोष था, लेकिन ये असंतोष की जलवाला तब तक धधकती और जलती रही। उसके पीछे एक कुछ तात्कालिक कारक भी रहे, और तात्कालिक कारक पर प्रकाश डालने से पहले गुरुजी। तो जैसे गुरुजी ने बताया है कि जो सेना थी उस टाइम की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो व्यवस्था करी कि भाई ये सेना जो है भारत की वो बाहर भी भेजी जा सकती है। लेकिन उससे क्या होती थी, लोगों की धार्मिक भावना जो आत होती थी, क्योंकि समुद्र पार करने के कारण ये माना जाता है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वो जो है अपने धर्म में वापसी नहीं कर पाएगा। इससे क्या है कि कुछ जो धार्मिक रूप से ज़्यादा जुड़े हुए लोग थे तो वे इस चीज़ से विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये कारण जो है और ज़्यादा बढ़ता चले गया, और इसका सबसे मेन जो कारण बना कि आ, सबसे जो एक राइफल का यूज करने शुरू है बैरकपुर में। हाँ, बैरकपुर छावनी थी, उड़ीसा में पड़ती है, बंगाल में, सॉरी बंगाल में। हाँ, तो बंगाल में पड़ती है, और वहाँ पे एक इनफील्ड राइफल का यूज करना शुरू कर दिया, और उसमें जो कारतूस यूज किया जाता था उस कारतूस पे चर्बी लगी होती थी, और वो चर्बी जो है मुंह से काटनी पड़ती थी, और जब उसके बाद जो है कारतूस का यूज होता था। अब उस कारतूस में जो चर्बी यूज होती थी वो अलग अलग मतलब पशुओं की, कोई गाय की, कोई चूअर की, कोई किसी तरीके से। तो जो सेना में लोग थे वे भी अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए थे, तो उनकी भी धार्मिक भावना आहत होने शुरू होगी। और इसी के बारे में गुरुजी जो है हमारे से और डिटेल में विस्तृत जानकारी देंगे कि कैसे जो है ये सैन्य विद्रोह जो है एक तरीके से तूल पकड़ता चलेगा और एक क्रांति के रूप में जो है जाने जाने लगा।
जैसा कि आपने साम्राज्यवादी नीति और सामाजिक और प्रशासनिक नीति आपने लोगों ने पढ़ी ली, लेकिन हमने बताया था कि क्रांति को समझ लेकिन हमें तीन रूपों में समझेंगे। पहला साम्राज्यवाद, दूसरा उनकी प्रशासनिक नीति या सामाजिक नीति, और तीसरा उनका दोस्तों तात्कालिक कारण भी था, और गुरुजी ने बताया भी, वो था रॉयल इनफील्ड आपकी जो राइफल आई थी उस टाइम, उसका प्रयोग करना। अर्थात बात करें तो सिपाहियों में पहले ही असंतोष था, और असंतोष में घी रूपिया इस अग्नि में घी कर डालने का काम जो किया, एक खबर फैल गई सैनिकों में कि जो कारतूस का प्रयोग करते हो वह प्रयोग चर्बी से बना है, और वह चर्बी गाय और सुअर के मांस से बनाई गई है। और दोस्तों बात अभी आप पहले ही बताई आपने कि अंग्रेजों में सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो भारतीय ही थे, और भारतीयों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान थे, इसलिए उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और इस क्रांति का जन्म हुआ। अर्थात इस क्रांति के तात्कालिक जन्म का कारण मान सकते हो आप चर्बी लगे कारतूस। और ये चर्बी लगे कारतूस सबसे पहले रॉयल इनफील्ड में 1857 की शुरुआत में एक राइफल आई रॉयल इनफील्ड, और उसका प्रयोग सबसे पहले बैरकपुर जो बंगाल में पड़ती है उस रेजिमेंट जो 34वीं इन्फेंट्री थी उसमें प्रयोग में की गई। लेकिन उसमें प्रयोग करते समय मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, और वहां मंगल पांडे नामक सैनिक था जो बैरकपुर में, उसने कहा कि हम आपके सिपाही हैं, गुलाम नहीं, और इसी का विरोध करते हुए उसने एक अंग्रेज अफसर को गोली मार दी। दोस्तों 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोली मारकर उस अंग्रेज की हत्या कर दी, और इस 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया। लेकिन दोस्तों 1857 की क्रांति की बात करें तो जैसे ही उन्हें उस अंग्रेज अफसर को गोली मारी तो इसके बदले में अंग्रेजों ने इसे सजा दी, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। लेकिन उसकी फांसी ने दोस्तों भारत में एक क्रांति की लहर जगा दी, और जगह जगह पूरे भारत में क्रांति होने लगी। कहीं कानपुर, लखनऊ, बरेली, पटना, दोस्तों जगह जगह इस क्रांति की आग फैल चुकी थी पूरे भारत में, और धीरे धीरे क्रांति फैलने लगी। लेकिन उसके बाद बात करें दोस्तों 9 मई 1857 को मेरठ की छावनी थी उसमें भी 85 सैनिकों ने उस राइफल का प्रयोग करने से मना किया, जिसके कारण उन्हें 10-10 साल की सजा मिली। लेकिन 9 मई की रात को ही सैनिकों ने इस क्रांति का बिगुल बजा दिया, और 10 मई की सुबह सारे सैनिक इकट्ठा होकर मेरठ से सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह जफर गुलामी की बेड़ियों की कह सकते हो, अंग्रेजों की गुलामी झेलते हुए अपने जीवन व्यतीत कर रहा था, और उसे अपना नेतृत्व सौंप दिया। क्योंकि दोस्तों क्रांति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि नेतृत्व की कमी, और नेतृत्व दिया 1857 क्रांति के जो सिपाही गए उन्हें दिल्ली कूच किया, और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपना नेतृत्व बहादुर शाह जफर को दिया कि चलिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए। और बहादुर शाह जफर भी तुरंत तैयार हुए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। और जैसे ही दोस्तों इन्हें शुरू किया, ऐसे ही धीरे धीरे भारत में सारे राज्यों में धीरे धीरे क्रांति की लहर फैल गई। और 1857 की क्रांति की बात करें तो दोस्तों कानपुर से नाना साहब तो और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। अगर बात करें बिहार से कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला, और झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई ने जो मोर्चा संभाला दोस्तों, और अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल बजा दिया पूरे भारत में, और क्रांति की शुरुआत कर दी। और वीर योद्धा लड़ते गए अंग्रेजों से, और क्रांति की जय जयकार होते हुए दोस्तों अगर बात करें अंग्रेजों ने इनके खिलाफ दबाने का भी काम किया। अगर बात करें दिल्ली में तो दिल्ली में निकोलसन ने दोस्तों इस क्रांति को दबाने का काम किया। जैसे ही ह्यूरोज था उसने ग्वालियर और झांसी में अर्थात रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध भी किया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में उतरने का एक मेन रीजन भी था दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनकी मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र को सिंहासन से हटा दिया गया था, और वो राज्य हड़पन नीति के तहत ही हटाया गया था। और वो असंतोष दोस्तों अब ज्वाला अर्थात चिंगारी भड़क चुकी थी, और महारानी लक्ष्मीबाई लड़ने के लिए हीरोज से लड़ती, और हीरोज से अंत में लड़ते हुए दोस्तों 18 जून 1858 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हुई। और उसके बदले में हीरोज ने कहा था कि भारत में एक अकेली मर्द है जो झांसी की रानी थी दोस्तों, यानी अपने शत्रु से भी अपनी प्रशंसा कराई, और इस तरह की थी महारानी लक्ष्मीबाई दोस्तों। ऐसे ही चारों तरफ लड़ते हुए कुंवर सिंह थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से इसका नेतृत्व करती रही। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे सीमित संसाधनों की वजह से या कह लो प्रभावी नेतृत्व की वजह से आपका 1857 का विद्रोह थोड़ा बहुत कहीं चरमराया और दबाया गया दोस्तों। ये था आपका 1857 की क्रांति का इतिहास दोस्तों, कैसे हुई और कहां से इसका बिगुल बजा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जानकारी लेंगे। तो जैसे गुरुजी ने बताया कि 1857 की क्रांति जो है बैरकपुर से शुरू हुई,
और उसके बाद जो है इसकी चिंगारी धीरे धीरे जो है यहाँ सबसे पहले मेरठ में पहुंची। और मेरठ में पहुंचने के बाद जो है वहाँ से सैनिकों ने अपना नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर को दिया, और ये लखनऊ, मेरठ, ओ सॉरी, लखनऊ और कानपुर, बरेली और इधर झांसी, यहाँ तक ये पहुँच गया। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भी इसको दबाने की कोशिश करी, और कहीं पर जाकर जो अंग्रेज इस चीज़ में जो है सफल हुए। लेकिन हम गुरु से जानना चाहेंगे कि ये जो क्रांति है, ये क्या इस मतलब जैसे स्वतंत्रता के लिए पहली क्रांति मानी जाती है, तो क्या ये सफल रही या असफल रही गुरु जी, इसके बारे में? सच तो यह है दोस्तों कि प्रभावी नेतृत्व बोलो या संसाधन सीमित थे हमारे पास, और कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग का साथ न मिलने की वजह से कहीं ना कहीं इसकी सफलता सीमित रही। लेकिन क्रांति असफल रही, ये कहना उन वीरों के लिए, उन वीरों की शहादत का अपमान होगा दोस्तों। अर्थात क्रांति असफल नहीं रही, बल्कि इसकी सफलता सीमित रही। लेकिन इस क्रांति ने ही आपके स्वतंत्रता की नींव रखी गई। आपकी स्वतंत्रता भले ही 1947 में मिली हो, लेकिन उसकी नींव दोस्तों 1857 की क्रांति में ही रखी गई, और इसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रांति या प्रथम युद्ध माना जाता है दोस्तों। तो क्रांति असफल नहीं बोल सकते, लेकिन असफलता सीमित रही। इसके पीछे आपका सीमित संसाधन थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, तोप थी, हमारे पास साधन की सीमित संसाधन थे, लड़ाई के भी, और नेतृत्व की कमी रही दोस्तों। क्योंकि जगह जगह नेतृत्व, जैसे ही जिन्हें नेतृत्व किया अगर वे मरते गए, तो उसके बाद जो बाकी बचे सैनिक थे या कह लो व्यक्ति थे, उन्होंने समर्पण करते चले गए, और साधन सीमित होने की वजह से क्रांति की सफलता सीमित रही। लेकिन असफलता कहना दोस्तों उन वीरों के लिए, उन वीरों की शहादत के लिए अपमान होगा। तो जैसे गुरुजी ने बताया है कि भाई ये 1857 की जो क्रांति हुई है, ये असफल नहीं रही। ये वीरों के हिसाब से, या मान लो हमारी जो 1947 में स्वतंत्रता जो हमने प्राप्त हुई है, उसके लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, पहली स्वतंत्रता क्रांति थी, लेकिन सीमित संसाधन थे और सीमित ही मतलब ये क्षेत्र में जो है प्रसारित हुई थी। क्रांति का जो एक मेन कारण ये भी था, क्योंकि ये जो दक्षिण भारत में है, इसका कोई प्रचार वहाँ पर नहीं था, और एक कोई प्री प्लान ये तैयारी नहीं की गई थी इस चीज़ की। एकदम अचानक जो है चिंगारी भड़की, और उसी कारण रहा कि जो है ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रह पाई। प्रभाव पड़ा, लेकिन जितना प्रभाव होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया इसका। इसी कारण से जो है थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगा भारत की स्वतंत्रता में। बाकी ये है कि इसके परिणाम क्या रहे, उसके बारे में गुरुजी और थोड़ा सा हमें बतावेंगे। परिणाम की बात करें दोस्तों, तो 1857 की क्रांति के परिणाम भी अच्छे रहे, क्योंकि भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, और ये विद्रोह किया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही खिलाफ था। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारतीय धार्मिक आस्थाओं को, किसानों को, सिपाहियों को, राजाओं को, उनके पेंशन भोगी को, उन सबको परेशान किया हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो पहली जंग छिड़ी गई थी, ये लगभग सफल रही। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की महारानी ने उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ की सत्ता छीन ली और डायरेक्ट अपना अधिकार कर लिया। अर्थात उसके बाद भारत में डायरेक्ट महारानी, कह लो ब्रिटेन की महारानी का डायरेक्ट संपर्क हुआ, और डायरेक्ट वहां से ही भारत का संचालन किया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से किस्सा ही खत्म कर दिया, और इसकी घोषणा 1858 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों इलाहाबाद से की थी कि आज के बाद आपकी धार्मिक आस्थाओं का, धार्मिक रीति रिवाजों का सबकी रक्षा महारानी, ब्रिटेन की महारानी करेगी। इसकी आपसे बोल सकते हो एक तरीके से सांत्वना दी गई। तो दोस्तों 1857 क्रांति कहीं ना कहीं सफल हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का विनाश किया था, लेकिन उसके पीछे रीजन रहा कि प्रभावी नेता, तो या कह लो मध्यम वर्ग का साथ ना मिलना, या कह लो आपके सीमित संसाधन कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये था 1857 की क्रांति और आपका इतिहास। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको जरूरत है इस चीज़ की। अगर आप एक भारतीय नागरिक भी है तो आपको जानने का ये जरूरी अधिकार है कि आपको स्वतंत्रता में किस किस का और कैसे कैसे हाथ है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे गुरुजी ने बताया है कि 1857 की जो क्रांति हुई, ये हमने इसमें सफलता मिली है। और जैसे हमारा जो विद्रोह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, क्योंकि उसने जो है उस टाइम जनता का शोषण बहुत ज़्यादा बड़े स्तर तक कर दिया था, और जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और इसी कारण जो है अब ये बात जो है 1857 की क्रांति जो है ब्रिटेन की महारानी तक पहुंची, और वहाँ तक पहुंचने के बाद जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया। ठीक है, और यहाँ से ही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है भारत से समाप्त हो गया, और यहाँ पे जो है
यहाँ का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के राजा या महारानी के नेतृत्व में पहुंच गया, उसके अधीन पहुंच गया। साथ साथ ही जो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अब वायसराय का पद दिया गया, और वायसराय जो है भारत सचिव के अंडर जो है काम करने लगा। भारत सचिव एक तरीके से ब्रिटिश की जो क्राउन है उसका नेतृत्व करता था। तो यहाँ पे इस चीज़ में जो है भारत को, या मान लो भारत की जनता को, या जो ये हमारी क्रांति हुई इसमें सफलता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये हमें कमेंट करके जो बताए, और लाइक करें। आपका लाइक और आपकी कमेंट हमें जो है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देती है। और आपको वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टॉपिक कैसा लगा है ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ये भी कमेंट करके बताएं। आपको जो टॉपिक बताएंगे अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। ठीक है दोस्तों। तो जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेता है अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।